बेटा जी जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मिसलेनियस के एग्जांपल्स और मिसलेनियस के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस जो मुझे पता है आप सब इधर उधर भाग भाग के क्वेश्चन पूछे होते हैं पर फिर भी समझ नहीं आता। गारंटी दे रहा हूं किसी भी कोरे कागज पे लिख लेना, समझ एक एक क्वेश्चन आएगा, एक एक बात आएगी। क्यों? हर एक की प्रूविंग के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल 26 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आएगा जो आपको समझ नहीं आ रहा था। रेडी बोलो हाँ। तो सबसे पहले सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 26, ठीक है। बोर्ड में आज की इस वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चनों में से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन गारंटीड फंसेगा 101%। इससे बड़ा क्या बोलूं, 99.99 थोड़ी बोल रहा हूं, नहीं समझे? अब उसके बावजूद भी विश्वास नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, कुछ करूंगा थोड़ी ना। पेपर दे देना तब पता चल जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। प्लेन पता है किसे बोलते हैं? सपाट, मतलब समझ गए? समझ गए? तो राइट ऑल यूनिट वेक्टर, एक ऐसे वेक्टर का आविष्कार कीजिए जो एक्स वाई प्लेन पे सभी जगह वैलिड रहे। तो हम एक्चुअली में जो वेक्टर हम रटते आए हैं ना कि मैग्नीट्यूड या वो लेंथ होती है, मैग्नीट्यूड होती है, उसे बनाएंगे। अब हम जान के बनाएंगे खुद। अब तो लाइक कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, दिख रहा है? बोलो हाँ। ठीक है तुम्हारे लिए। तो ये क्या है, एक तरह से ये एक्स वाई प्लेन हो गया, क्योंकि एक्स वाई पे हमारे को जेड की तो जरूरत नहीं है। जेड वो जेड कहाँ होता, आपकी तरफ होता, थ्री डायमेंशनली, उसने एक्स वाई प्लेन पे बोला है। एक चीज समझ के चलिएगा, हमेशा जब भी एंगल, उसने कहा एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए, एक वर्ड नहीं बोला, ऑल यूनिट वेक्टर फाइंड, राइट ऑल यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। तो ठीक है, अब आप अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट पूरे कार्टेशियन प्लेन पे कहीं भी ले लीजिए। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज ये ए, पॉइंट वर्ड बोला है, तो क्या मैं इसको एक्स कोमा वाई बोल दूं? गलत तो नहीं है? सुनो क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो गई, यहां से यहां तक की एक्स, और यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो गई। ये समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसा मैं। तो एक चीज बताओ, ये ओरिजिन है ओ, तो क्या आप ओ ए वेक्टर बता सकते हो? ओ ए वेक्टर जिसे मैं अभी आर वेक्टर नाम दूंगा। तो आर वेक्टर क्या होगा, कैसे बनाते हैं वेक्टर को आप? ऐसे करके बनाते हैं। क्या ये ऐसे वेक्टर बन सकता है ओ टू ए वेक्टर यानी आर वेक्टर? ये आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस, ये तो आपको पता है। पर उसने कहा क्वेश्चन में गिवन है एक तरह से कि आर वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। उसने कहा था राइट ऑल यूनिट वेक्टर, यानी इसका मतलब यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। बोलो हाँ। तो वेट मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 के बराबर। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये फालतू में लिख दिया मैंने लाइन। पर ये क्लियर है, पहले यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 1 है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। हमें अब दिक्कत ये है कि उसने कहा ऐसे बहुत सारे यूनिट वेक्टर बताओ इस पूरे प्लेन पे। अब यार ये सारे ऐसे कैसे कवर करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल से, क्योंकि एंगल एक ऐसी वैल्यू होगी, एंगल की वैल्यू पता चलती जाएगी तो हमारा आंसर आता रहेगा। तो हमने क्या करा, एक थीटा एंगल ले लिया विद एक्स एक्सिस, ठीक है। अब सुनो, 2 मिनट समझना, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है और यहां से यहां तक की, इसको नाम दे दूं ओ ए और इसे बी नाम दे दिया लेंथ को। इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, जो लेंथ आपको पता है और जो गिवन है, जो मतलब हमें फाइंड करनी है और जो गिवन है, उन दोनों का यूज करेंगे जान के। हमेशा जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिगो तक हम आराम से पहुंचा सकते हैं। तो मैंने क्या करा, जो आपको पता है गिवन और जो फाइंड करना है उन दोनों को यूज करो। एक्स और वाई का जान के एक साथ यूज नहीं करूंगा। एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इस वक्त लेंथ है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ है, और वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये भी एक लेंथ है। अगर आप नोटिस करो इस थीटा के अकॉर्डिंग एक्स जो लाइन है ओ बी, जिसे मैं ओ बी कह रहा हूं अभी, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर यानी ओ ए, वाई यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर यानी ओ ए। तो आराम से तसल्ली से सोच के बोलिएगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कि ये ओ बी कौन है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग बताओ।
पक्का? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये बेस है और ये हाइपो है और ये ए बी परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर को यानी मैं कॉस थीटा कह दूं तो गलत तो नहीं है, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर को अगर मैं साइन थीटा कह दूं गलत तो नहीं है, यानी x की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन थीटा कह दूं गलत तो नहीं है। और वेट, क्वेश्चन में मैंने अभी मैग्नीट्यूड आर की वैल्यू 1 जान के नहीं रखी है क्योंकि एक फॉर्मूला बना रहा हूं पहले मैं यूनिट वेक्टर को छोड़कर। मान लो यूनिट वेक्टर निकालना, वेक्टर निकालना था तो वेट, तो अगर मुझे ओ टू ए वेक्टर यानी आर वेक्टर फाइंड करना है तो वो तो था एक्स आई प्लस वाई जे, यस और नो। तो इन टर्म्स ऑफ टी को क्यों करा बताता हूं अभी। कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर के साथ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन थीटा जे के साथ। और अगर आप ध्यान से देखते हो आर वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। पहले ये तो हो गया फॉर्मूला एक किसी भी वेक्टर को फाइंड करने का कि लेंथ और उसकी डायरेक्शन। वेट, सर कहना क्या चाह रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 हमारे को पता था तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड ऑल यूनिट वेक्टर्स, यूनिट क्यों बोल रहा हूं भी पता चल जाएगा आपको कि ये 1 हो गया तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसमें मुझे अगर लेंथ तो देगा नहीं, अगर आपको थीटा पता है तो हमेशा इसका आंसर बनाएगा यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड बनाएगा। मैग्नीट्यूड क्यों बनाएगा, कॉमन सेंस लगाओ। मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है सर यहाँ पे, कॉस थीटा साइन थीटा और के वाला है नहीं, तो कॉस थीटा और साइन थीटा के स्क्वायर का सम। और जो एंगल रखोगे वो दोनों जगह सेम रखोगे, पर इस बात का ध्यान रखना है जो थीटा होना चाहिए वो विद एक्स एक्सिस ही होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि आपको एंगल दिख रहा होगा थीटा विद एक्स एक्सिस है। वेट, सर ये क्या है, डायरेक्शन के साथ अगर किसी की मैग्नीट्यूड से इंटू कर दोगे तो लेंथ और जुड़ गई उसके साथ, यूनिट वेक्टर। अब ये समझ ऐसे तो आएगा नहीं, पर पहले ये वेक्टर जो बनाया है इसका यूज कहां होना है वो बताना है मुझे। पहले एक क्वेश्चन क्लियर है कि किसी भी यूनिट वेक्टर, अभी सर रट लीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन सिर्फ प्रूव करने के लिए बहुत ही कम चांसेस है कि आ जाए ऐसा। जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले फिर रिपीट करते हैं कि कोई भी वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का कॉम्बिनेशन है। अब ये बार बार वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं वो आपको अगले क्वेश्चन से समझ आएगा। क्लियर है, बोलो हाँ। तो अगर वो यूनिट वेक्टर बोलेगा तो ये फॉर्मूला, अगर खुद से कोई वेक्टर बनाना है तो ये फॉर्मूला। बताता हूं क्या, जैसे कि अपनी मिसलेनियस बुक का आप क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से पढ़िए। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिंपल सा क्वेश्चन है पर फॉर्मूला पता हो तो ही तो। अब हमें फॉर्मूला पता है क्योंकि एंगल चाहिए बस हमें, और कह रहा है एक्स वाई प्लेन का यूनिट वेक्टर बताओ। तो एक चीज बताओ, एक्स वाई प्लेन का यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस का। तो हम लिखेंगे पहले रिक्वायर्ड वेक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारा, यानी रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो गया, जान के यूनिट बोला है तो मैग्नीट्यूड नहीं लगाऊंगा, तो क्या हो गया कॉस थीटा आई साइन थीटा जे। ये यूनिट वेक्टर होता है हमारे अकॉर्डिंग इन एक्स वाई प्लेन, वेयर थीटा कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमें 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस दिया, अच्छी बात है, सीधा वेक्टर बन गया। नहीं आया समझ, फिर बोल रहा हूं आपको क्वेश्चन बोलेगा ही नहीं, आपको तो ये सब याद रखना है जो अब कर रहा हूं मैं। जिसको कुछ नहीं समझ आया भाड़ में नाम दो, क्लियर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल चला गया था। √3/2 आई, और ये वैल्यू गलत डालना मत, ये आ गया किसका, रिक्वायर्ड वेक्टर। यूनिट वेक्टर है गारंटीड क्योंकि इसके डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का 1 कर लो, आएगा ही, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, तो वैल्यू भी हमेशा 1 ही होंगी फिर तो। पहले क्लियर है। अब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं ये क्वेश्चन अब आपके लिए नया नहीं रहेगा और बच्चों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, जो मैं अब करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के पॉइंट ऑफ से नहीं हमारे लिए, ठीक है। और जब नसीब बुरे होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो रेडी बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। एक लड़की है जो 4 किलोमीटर किस तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ। उसने बोला देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कुछ बच्चों को लैंग्वेज बताता हूँ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ नहीं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, उल्टा पढ़ते हैं।
ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। फिर वो पहले उसने क्या करा, जो बंदी दिख रही है वो बंदी 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ भागी, फिर थोड़ा सा घूमी, फिर 3 किलोमीटर भागी, फिर कह रहा है कि जहां से भागना शुरू करा और जहां तक पहुंची है वहां तक का एक वेक्टर बताओ। लैंग्वेज क्लियर है? अब ये लैंग्वेज क्लियर होगी जो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं। रेडी? हट जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। उसने बोला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता कहां है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। उसने क्या बोला, जो एक बंदी है दिख रही है बेटा, आपको इधर भागना है। उल्टा कैसे फेस घुमाऊं उसका मैं, इस डायरेक्शन में भागेगी, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। ये छोरी, उसने कहा है खुद क्वेश्चन में भाई, एक लड़की कहां की तरफ भागती है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट की तरफ। 2 मिनट सोच के बोलना जिसे बनाऊंगा मैं। एक्स वाई प्लेन ही है एक तरह से, अब आप नोटिस करो तो इस तरफ भागी, भागी चली गई, भागती चली गई, भागती चली गई, यहां पे आके रुक गई। तो कितना भागी? क्या आपको डायरेक्शन पता है? डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव। ओ पॉइंट से भागना शुरू करा ए पॉइंट तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वेट, क्या मैं ओ ए वेक्टर बता सकता हूं? चाहो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, पर बनाता हूं उसे। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से उसके यूनिट वेक्टर की इंटू कर दी जाए तो पूरा का पूरा वेक्टर क्रिएट हो सकता है। और आपको एंगल पूरा पता है कि बंदी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना के भाग रही है, 180 डिग्री, और ये 4 है। तो कॉस 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री जे, तो ये 0 हो गया और ये -1 हो गया। और जिसे मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बोल सकता था कि बेटा -4 आई, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पे क्या आता है, एक्स एक्सिस के लिए हम नेगेटिव आई लगाते हैं, पॉजिटिव होता तो प्लस का लगाता 4, और नेगेटिव में जा रही इसलिए माइनस का 4 हो गया। क्लियर है? क्यों डायरेक्ट लिख सकता था, लिख लेना इसको तो डायरेक्ट ही लिख लेना, पर पीछे वाले फॉर्मूले को रिपीट करने के लिए कराइए। क्लियर है? पहले बोलो हाँ। जब किसी वेक्टर की उसके डायरेक्शन की उसके मैग्नीट्यूड से इंटू कर दो तो वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। वेट वेट द्वारा से जे बंदी कहां पे है, यहाँ पे, ऐसे उसके लिए क्या है, ये नॉर्थ है। क्वेश्चन में बोला गया था ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, यानी 30 डिग्री घूम के। तो यानी भागना शुरू करा उसने, फिर से भाग रही है अब, इधर देखो। तो ये 3 किलोमीटर भागी अब। एरो क्लियर है? यानी वो किस पॉइंट तक भागी अब, सपोज बी पॉइंट तक। तो ए टू बी वेक्टर हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। फाइंड नहीं करना, मतलब ए टू बी वेक्टर क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। तो क्या आपको एक्स एक्सिस से एंगल पता है कितना है, 60 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, अगर हमें लेंथ पता है और यूनिट वेक्टर भी पता है इसका, यूनिट वेक्टर यानी कॉस 60 डिग्री। 60 क्यों लिख रहा हूं पता है, बस ये ध्यान रखना। ये क्लियर है? बोलो हाँ। ए बी वेक्टर कितना था, 3 cos 60 डिग्री वैल्यू। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, 1/2 आएगा यहाँ पे, वैल्यू गलत डाल देते, कहता आंसर नहीं आया। नहीं आया समझ? तो 3/2 आई प्लस 3√3 डिवाइड बाई 2 जे। यहां तक कोई दिक्कत है? ए टू बी वेक्टर आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है? अगर आप ध्यान से सोचो, जैसा कि पहले दिन से मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता चल रहा हूं, कई बार करता चल रहा हूं, ध्यान से समझना। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए, जे बंदी यहां से शुरू हुई, यहां तक का पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, यानी लास्ट में जो उसका एट द एंड ओरिजिन से जहां से भगनी शुरू हुई थी और एंड पॉइंट तक का वेक्टर निकालना है। तो एडिशनल ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग आराम से बताओ किन दो का सम तीसरे के इक्वल होगा। वी नो दैट। पहले बंदी ने कहां से चलना शुरू करा, लॉन्ग रूट क्या अपनाया, है ना, ओ से ए तक, फिर ए से, जैसे उसका लॉन्ग रूट पूरा हुआ तो शॉर्टकट क्या होता, और वही हमसे पूछा है। ओ ए -4 आई है, ए बी 3/2 आई 3√3/2 जे। के का इसमें सपोर्ट इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन में
वो जेड एक्सिस की तरफ जा ही नहीं रही, नहीं समझे, 3 डायमेंशनली, ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो 2 चौक 8, -8 + 3 माइनस के 5/2 i प्लस 3√3/2 j। आया बच्चों समझ, बोलो हाँ। गुड क्वेश्चन। 90 थोड़ा सा 30 तो ये 60 होता है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ भगी 30 डिग्री, तो हमें तो एंगल एक्स एक्सिस से चाहिए ना, तो टोटल तो 90 डिग्री बनेगा। बिल्कुल, हवा में तीर थोड़ी मारेंगे। हेलो, आगे बढ़ जाओ बच्चों, बच्चों आगे बढ़ जाओ। सुनो, एक एग्जाम्पल है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं वो लगातार एक साथ कराऊंगा, क्योंकि इस बीच में हाँ एग्जाम्पल 30 करा देता हूँ, फिर कई बच्चों ने अभी मिसलेनियस छेड़ी नहीं है, तो मिसलेनियस आप करके रखना, जैसे कॉमन डाउट फिर से एक साथ होंगे। पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस हैं 10, 11, 12, 13, 14 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दीदी थोड़ा सा नोट कर लो, तो इतना कराया तो क्लियर। तो एग्जाम्पल 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सभी ध्यान दीजिएगा। हाँ, असाइनमेंट भी दूंगा ना अभी, तो असाइनमेंट से साथ होंगे। तो रेडी, देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 30 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि कई बच्चे ना इसको सॉल्व नहीं करते। बच्चों 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 बच्चों, दिख रहा है ये फालतू की लाइन है पहली वाली, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन अगर यहाँ से यहाँ तक भी लिखता बहुत था, क्योंकि उसने पहली लाइन में बस ये बताया आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बहुत बड़ा एहसान किया इसने हम पे। फिर आगे बढ़े, उससे कहा अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर दे रखा है, देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म, यानी एक तरह से जो एक्सप्रेस करने की बात आती है तो उसका यूज भी कर सकते हो आप। तो उसने कहा एक्सप्रेस करना है बीटा वेक्टर को β1 + β2 के साथ में, और क्या गिवन दिया है उसने ये कहा
जो बीटा वन है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के पैरेलल, तो बीटा वन इज पैरेलल है अल्फा वेक्टर के और बीटा टू इज परपेंडिकुलर है इसके अल्फा के। क्लियर है? तो बस ये बता दीजिएगा अल्फा और बीटा, क्वेश्चन में अल्फा क्या दिया है, क्वेश्चन एग्जांपल 30 में 3i माइनस जे एंड बीटा वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, एंड साथ में बीटा वेक्टर, इसने और भी चीजें एक्सप्रेस करने के लिए बोला है ना, जो बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू, इसमें एक्सप्रेस करना है तो ये यूज भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। फिर साथ में बीटा वन इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड बीटा टू एंड बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर है क्या हो? हाँ वही लिखा हुआ है, ध्यान से देख, दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा क्या? कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे, अरे ये होता है यार, इस उम्र में यही तो चीजें बढ़ जाती हैं। देखिए करें स्टार्ट। देखो अब यहाँ हमारी वो सारी बातें काम आएंगी जो हम कॉन्सेप्चुअली धीरे धीरे लेके चले थे। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं, आराम से सोचो। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, पैरेलल मतलब कॉलिनियर वाला केस हो, तो क्या क्या बताया था? डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल करने के लिए क्या बीटा वन के डायरेक्शन रेशियो पता है आपको? नहीं, तो अब हटाओ इसे। और दूसरा एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट जीरो पैरेलल में, वो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी डायरेक्शन रेशियो चाहिए, वो भी नहीं होगा। तो अभी भैया ने एक बात बोली कॉलिनियर वाले केस में, तुरंत सोच के, ये क्वेश्चन में अगर गिवन है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होगा। क्लियर है? कई बार बताया है जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल या कॉलिनियर जब बोला जाता है तो सिर्फ एक कांस्टेंट का ही फर्क होता है, किसी भी नजरिए से देख लो आप। उस कांस्टेंट से सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे क्या हुआ? गुड क्वेश्चन। वो ये हुआ कि मुझे जो बीटा वन नहीं पता था वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा की वजह से मुझे पता चल गया। यस और नो? बोलो हाँ। अब दिक्कत इस क्वेश्चन की ये है, इस बीटा वन को मैं तब तक फाइंड नहीं कर सकता जब तक लैम्डा ना पता चले, तो इसके लिए कुछ और भी चाहिए। तो उसने कहा बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर है। अब फिर क्वेश्चन मार्क। परपेंडिकुलर में तो सिर्फ एक ही चीज हमेशा बताई गई है, क्या? डॉट प्रोडक्ट जीरो। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इसके लिए मुझे डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बीटा टू चाहिए और बीटा टू मुझे पता नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर जो बीटा वेक्टर है ना, बीटा, वी नो दैट बीटा वेक्टर को बीटा वन प्लस बीटा टू दिया गया है और इसमें एक्सप्रेस भी करना है। तो मैं बीटा वेक्टर को बीटा टू निकाल सकता हूं कैसे? बीटा वेक्टर माइनस बीटा वन करके, जितने आज कराए गए ना इनको सबको कॉन्सेप्ट्स में करके चलना प्रॉपरली। बीटा वेक्टर क्या है? दे रखा है 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस, अब सब लैम्डा के साथ जो लिखूंगा साइन चेंज करके, प्लस लैम्डा जे। तो वेट लैम्डा, बीटा टू वेक्टर भी मिल गया पर वो भी अधूरा मिला, क्योंकि जब मैं आई कॉमन निकालूंगा तो 2 माइनस 3 लैम्डा, जब जे कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस लैम्डा और माइनस 3k। ये क्लियर है? यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बीटा टू का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो जब डॉट प्रोडक्ट की बात आती है तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं डायरेक्ट ना करते हुए आराम से कर रहा हूं। ये बीटा टू लिखा मैंने, यस और नो? और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 3i माइनस जे के साथ इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है? 2 माइनस 3 लैम्डा आई। अब वेट, बस एक चीज का ध्यान रखना, जब के वाले की इंटू की बात आएगी ना तो माइनस से ही लिखना नहीं है, वो जीरो हो जाएगा। आई वाले का आई वाले के साथ होता है डॉट प्रोडक्ट का मतलब पता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। याद है? 1 प्लस लैम्डा की इंटू माइनस वन से और माइनस 3 की इंटू जीरो से। क्लियर है?
तो 3 टू जा 6 माइनस 9 लैम्डा, फिर ये क्या रहेगा -1 माइनस लैम्डा और ये 0। क्लियर? तो 6 माइनस 1 5 माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 10 लैम्डा इज इक्वल टू 5। लैम्डा की वैल्यू जहां लैम्डा आया तुरंत बीटा 1 वेक्टर भी पूरा हो जाएगा। कैसे? यहां से रखूंगा क्या आया 3/2 i माइनस 1/2 j। बीटा 2 भी कंप्लीट हो गया, ये रहा i के साथ 2 माइनस 3/2 j के साथ 1 प्लस 1/2 और -3 के। क्लियर है? बोलो हाँ। और वेट 4 यानी 1/2 i बच गया, ये 3/2 j हो गया और -3 के। अब सुनो, क्वेश्चन ये बोला था इसको एक्सप्रेस करना है, तो बीटा वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर था? बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो जोड़ मत देना, सिर्फ जोड़ के दिखाना है, मतलब जोड़ना नहीं है, जोड़ के फॉर्मेशन में छोड़ देना। बीटा 1 क्या है? प्लस माइनस 1/2 j। क्लियर? और प्लस, और बीटा 2 क्या है? i/2 प्लस 3j/2 और -3 के। अब सुनो, समझाने के लिए कर रहा हूं बस। 3/2 प्लस 1/2 यानी 2i दिख रहा है, -1/2 प्लस 3/2 2/2 यानी 1, j दिख रहा है प्लस का और -3 के, यानी वही वेक्टर बीटा बन गया। क्लियर है? बोलो हाँ। तो उसने कहा था उस वेक्टर के ऐसे दो हिस्से दिखाना जो अल्फा के साथ पैरेलल भी हो। अब देखो गारंटीड, अगर आप जो बीटा 1 देख रहे होंगे सॉल्व होने के बाद, ये रहा 3/2 माइनस 1/2, तो 2 से डिवाइड ही तो करा, एक कांस्टेंट का फर्क है। और बीटा 2 परपेंडिकुलर है, यानी इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, 0 आएगा गारंटीड। जैसे उसने बोला वैसे ही फाइंड हुआ है। क्लियर है? बोलो हाँ। अब ये क्वेश्चन जब तक खुद से नहीं करोगे तो समझ नहीं आएंगे, पर कॉन्सेप्चुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात यह है कि जो क्वेश्चन होने चाहिए थे वो लास्ट में दिए गए हैं अच्छे वाले। पर क्या होता है कि कुछ बच्चों को, और फॉर्मूले हैं देखा जाए तो, वो फॉर्मूले रिवाइज, उसके नोट्स बहुत सिस्टमेटिकली बना के चलना। किसने नोट्स नहीं बनाया है ये उसका खुद का लॉस होगा, पर नोट्स बना के चलोगे तो ज्यादा बेस्ट है। पर हाँ, हाँ बस, हाँ तो मैं एक थॉट बोला था ना आज, लाइन बड़ी गहरी है, ठीक है। लैम्डा ये 3 है। थोड़ा जल्दी भेज दिया करो, दो बजे भेजते हो। अभी भेज देता हूँ अभी भेज देता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, अभी भेज देता हूँ, सुनो। देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि जिसमें हम किसी किसी की याद में डूबने वाले हैं। वो यादें किसी भी हो सकती हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन तो एक दूसरे की यादों में ही डूबी रहती है, वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप, अभाव होता है, अभाव मतलब, अभाव दीदी, अभाव, अभाव मतलब है किसी चीज की कमी, यानी मतलब, है ना। प्रभाव मतलब पता है, इफेक्ट पड़ना। कभी कभी क्या होता है किसी पर्सन का इफेक्ट आप पे इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप उस वजह से डिस्टर्ब हो जाएं, मतलब। और सुनो, और एक होता है अपनी नेचर, स्वभाव, पता है नेचर मतलब अपने जो सोच का दायरा है, काम करने का एक जो वो है नजरिया, वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के स्वभाव में जियो। नहीं नहीं नहीं, वेट, दोबारा समझना, लाइन गड़बड़ा गई। ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी अपनी, इसे अपने स्वभाव में जियो। समझे नहीं समझे? तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ आ गई होंगी। टेक केयर, बाय, राधे राधे।